बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आइए आपको बता दें हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं वो है रबी दलहनी फसलों की खेती, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। आपको बता दें कि अगर इन्हीं विषयों से संबंधित आप हमसे कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये दोनों ही हमारे टोल फ्री नंबर हैं। आप जब भी इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने इतना करना है कि अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। इसके साथ ही आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें प्रश्न भेजना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 8800520717। और अगर ईमेल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके जरिए भी आप मेल्स के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और अब आइए आपका जो है वो तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर YS शिवे जी, जो कि हमें रबी दलहनी फसलों की खेती के संदर्भ में सभी जानकारियां देंगे। डॉक्टर शिवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब आइए कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार जो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। मोटे अनाज की खेती से संबंधित हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी। डॉक्टर भूपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, सबसे पहले तो आपसे बहुत ही आसान सा मतलब एक जानकारी लेना चाहेंगे छोटी सी कि रबी दलहनी फसलें जो है वो कौन कौन सी होती हैं, और इसके साथ ही जो इनकी बुआई है या जो इनकी खेती का समय है वो कब से कब तक रहता है। हाँ, देखिए, रबी के मौसम में चना, मटर, मसूर ये तीन प्रमुख दाल वाली फसलें हैं हमारी। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूँगा चने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लगभग लास्ट ईयर जो है 2022-23 में हमारा 26 मिलियन टन के आसपास जो है दलहन का उत्पादन हुआ, जिसमें 13.75 मिलियन टन जो केवल चने का ही जो है कंट्रीब्यूशन है। तो चना जो एक प्रमुख रबी की हमारी दाल वाली फसल है। उसके बाद मसूर भी लगाते हैं बहुत से किसान भाई, और मटर को तो दोनों रूप में उपयोग में लाते हैं। मटर की खेती जो है सब्जी के लिए भी की जाती है और उसके साथ साथ जो है दाने के लिए भी की जाती है, दाल के लिए भी की जाती है जी। और उसके बहुत सारे और दूसरे उपयोग भी होते हैं। उपयोग जो है सभी दालों के बहुत सारे उपयोग हैं। चने का जो बहुत बड़ा महत्व है कि हमारा जो है दाल के रूप में होती है। काबुली चने जो है हम वैसे छोले के रूप में खाते हैं, और देसी जो चना है उसका बेसन बनाया जाता है, लड्डू बनाए जाते हैं, और बहुत सारे जो हमारे बेकरी के आइटम्स बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ पशुओं को खिलाने के लिए भी बहुत अच्छा रातिब माना जाता है ये। तो चना का भी महत्व है, मसूर का भी महत्व है और मटर का भी महत्व है। ये सारी फसलें जो हैं बहुत अच्छी हैं रबी के मौसम में, जो सभी किसान भाई उगाते हैं। और विशेषकर जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि चने की खेती जो है हमारे जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, इन क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती है और दूसरी जगह भी उगाई जाती है, लेकिन ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं चने के लिए। बिल्कुल। और इसके संदर्भ में और भी ज़्यादा जानकारी डॉक्टर शिवे आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
मसूर, चना और मटर रबी की दलहनी फसल हैं। मसूर की बात करें तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र व मध्य क्षेत्र में नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई के लिए उचित समय माना जाता है। किसान मसूर की उन्नत किस्में जैसे L4717, पूसा मसूर 5, पूसा वैभव, पूसा शिवालिक, नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4 और पंत मसूर 5 की खेती कर सकते हैं। मसूर के बड़े दानों वाली किस्मों के लिए बीज दर 55 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर और छोटे दाने वाली किस्मों के लिए बीज दर 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर काफी रहती है। मसूर की बुआई पंक्तियों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। पछेती बुआई के लिए यह दूरी घटाकर 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। चने की बात करें तो चने की बुआई नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद निराई गुड़ाई जरूर कर लें। पछेती बुआई के लिए उन्नत किस्में पूसा 547, पूसा 256, पूसा 362 और पूसा 372 लगा सकते हैं। वहीं चने की काबुली किस्मों के लिए पूसा 1003, राजविजय काबुली 101, हरियाणा काबुली चना 4 और GNG 1292 लगा सकते हैं। बीजों के अच्छे अंकुरण और स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या के लिए बीजों को कवकनाशी से उपचारित करना सही रहता है। मटर की बात करें तो नवंबर के मध्य तक मटर की बुवाई कर सकते हैं। मटर की उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए उन्नत किस्में जैसे मालवीय मटर 2, मालवीय मटर 15 और TRCP 8 लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए पंत मटर 5, अपर्णा, स्वाति और DDR 27 बो सकते हैं। मटर की बुवाई के 20 से 25 दिनों बाद पहली निराई गुड़ाई और 40 से 45 दिनों बाद दूसरी निराई गुड़ाई कर दें। सही समय और सही तरीके से रबी की दलहनी फसलों की बुवाई करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी आपने रबी दलहनी फसलों की खेती से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट देखी। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का, जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त और हमें मोटे अनाज की खेती से संबंधित ज़्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज में हमारी जो प्रमुख फसलें हैं वे कौन सी आती हैं और मोटे अनाज की खेती से जो हमारे किसान हैं उनको किस तरीके के लाभ जो है वो मिल सकते हैं? जी नमस्कार मैडम। जी डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मोटे अनाज में आमतौर पर मुख्यतः कौन कौन सी फसलें जो हैं वो आती हैं और मोटे अनाज की खेती करने के लिए काफ़ी इस वक्त जो हमारे किसान हैं उनको बताया भी जाता है कि मोटे अनाज की खेती करना जो है वो लाभकारी है, तो किस तरीके से लाभकारी है वे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं किसान भाइयों कि मोटे अनाज में जो हमारी कंगनी है, फॉक्सटेल मिलेट जिसको बोलते हैं, दूसरा रागी है और राजगिर अमेरंथ जिसको बोलते हैं, चेना है और आपकी कोदो है और बाजरा है, ज्वार है, बार्ले भी है जो जिसको हम बोलते हैं, कुटकी है और आपकी सावा है। ये मुख्य मुख्य क्रॉप्स हैं जो हमारे मोटे अनाज में आती हैं। और इसमें जो अभी देखिए रबी के सीजन में जो हम लोग बार्ले भी लगाते हैं और जो मुख्यतः वो हम लोग अनाज और चारा दोनों के लिए लगाते हैं बार्ले को। लेकिन जो हमारी अधिकतर जो मोटे अनाज की फसलें हैं वो खरीफ सीजन की फसलें हैं जी। चाहे वो हमारा बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो। और ये मुख्यतः अभी अगर हम बात करें तो बहुत अधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती नहीं होती है, लेकिन राजस्थान के इलाका या हम लोग पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे हमारा जो पानी की सिंचाई की फैसिलिटीज नहीं है तो वहाँ पे कुछ लोग किसान जो है इस खेती को करते हैं। और ये अब इनका पूरा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार का भी रुख है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के नाम से हम लोग मना रहे हैं और इसका पूरा प्रचार प्रसार भारत सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है जी। और ये मैं यहाँ पे साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस पे जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं इनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं जी। और इनको हम
सुपर फूड के नाम से भी आगे जानेंगे और अभी जान रहे हैं। तो हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, बिल्कुल, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हमारा मतलब जो भी एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है, किसानों के हित में वो पूरा काम कर रही है। जी। और रही इनकी मैडम, जैसे किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इनको बढ़ावा इसलिए भी दिया जा रहा है कि ये एक तो मैंने कहा न्यूट्री सीरियल्स, या इसमें ये कह सकते हैं कि जो पोषक तत्वों से भरपूर ये ऐसी फसलें हैं जिनका सेवन आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, इसके संदर्भ में आपसे जरूर आगे जानकारी लेंगे। पहले नजर डालते हैं एक खास रिपोर्ट पर। मोटा अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल है। बुआई की बात करें तो रागी बोने के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं, जबकि कोदो बोने के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। वहीं कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बात अगर किस्मों की करें तो रागी की फुले कसारी KOPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ 3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और वेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। कोदो की दाहोद कोदो ब्लाइट 2 किस्म आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि कोदो की RK 390 25 सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कुटकी की बात करें तो इसकी BL 6 किस्म सभी राज्यों में लगाने के लिए बेहतर है। GV 2 किस्म गुजरात में लगाने के लिए अच्छी है। मोटे अनाजों में कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। कम पानी, बंजर जमीन और विपरीत मौसम में भी मोटे अनाजों को उगाया जा सकता है। तो अभी आपने मोटे अनाज की खेती से संबंधित देखिए एक खास रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है कुछ हमारे जो दर्शक है वो हमें सवाल भेजते हैं, उन्हीं में से आइए एक सवाल शामिल करते हैं। राहुल जी ने हमें राजस्थान से पूछा डॉक्टर शिवे कि गेहूं की बुआई जो है वो कब से शुरू करनी चाहिए? हाँ, देखिए इन्होंने गेहूं के बारे में सवाल पूछा है। गेहूं की बिजाई का सही समय चल रहा है 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में सबसे अच्छा समय माना जाता है। तापक्रम भी इस समय कम हो गया है, थोड़ी हल्की बारिश भी हो गई थी। तो यदि इनका खेत तैयार है तो बीज को जो है तुरंत बो दें, और यदि कुछ समय है तो उसको 25 नवंबर तक बोएंगे तो कोई मतलब वो ये सबसे ऑप्टिमम समय माना जाता है, उचित समय माना जाता है गेहूं की बिजाई के लिए। बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे एक और दर्शक हैं अंकुश सहाय जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भी हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है और वो ये कहते हैं कि दलहनी फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है? हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारी जितने भी जो दाल वाली फसलें इनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियां होती हैं और जीवाणु जो होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो वातावरण से नाइट्रोजन को जो है इकट्ठा करते हैं। किस तरीके से करते हैं? क्योंकि ग्रंथियों के अंदर जो लैग हीमोग्लोबिन होता है और उसके अंदर जो है हमारे बैक्टीरियोइड जो होते हैं वो जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है पौधों को उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, सिवाय मतलब बोने के समय हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन बताते हैं, बाकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ही होती है। जो उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं वो जीवाणु जो हैं वातावरण से एलिमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम में और फिर अमीनो एसिड्स में, और फिर जो है वो उसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि दाल वाली फसलों में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरी की पूरी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से ही हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, 1800-113060 और 61, ये दोनों हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800
520717। व्हाट्सएप के जरिए भी अब आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो हमने आपको कई माध्यम बता दिए हैं और इन्हीं माध्यमों के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और रबी दलहनी फसलों की खेती या फिर मोटे अनाज की खेती से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे विशेषज्ञों से हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर शिवे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के जरिए। आइए एक बार फिर से डॉक्टर भूपेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे हम बात कर रहे थे सुपर फूड्स के बारे में, यानी कि मोटे अनाज के बारे में। तो किस तरीके से इनको सुपर फूड्स नाम दिया गया और ये कैसे जो हमारी इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने में जो है वो हमें सहायता करते हैं, और किसानों की आमदनी की अगर बात की जाए यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र, तो कैसे किसानों की आमदनी का भी ये एक अच्छा जरिया बन सकते हैं? जी जी मैडम, एक्चुअली ये किसानों के लिए ही नहीं, एक आम जनता के लिए भी ये सुपर फूड्स हैं और किसानों की आमदनी का जरिया भी बन सकते हैं। मैं इसमें आपको बता दूं जो मोटे अनाजों की मेजर विशेषताएं हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं कि जैसे इसमें जो एनर्जी का स्रोत है, मान लीजिए हमारी राजगिर जो एमेरेंथ है फसल, उसमें सबसे अधिक अगर 100 ग्राम मात्रा के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं किसानों को या एक आम जनता को, तो सबसे अधिक कैलोरी जो है उसमें मिलती है। सेकंड, प्रोटीन के केस में भी जो है सबसे ज़्यादा राजगिर जो एमेरेंथ है उसमें 13.3% मिलती है। इसके अलावा जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हमारा जौ में ज़्यादा है, लगभग 73 से 75% मिलता है, और फाइबर जो है 15.65% मिलता है ये इसमें जौ में। इसके देन इसमें जो है पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ जौ में मिलती हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ रागी की, जो सुपर फूड्स में जिसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसमें कैल्शियम जो है 36.4% मिलता है। तो इन डाटा के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये सुपर फूड्स है। सेकेंडली जो इसमें जैसे हमारा गेहूं में ग्लूटन होता है, तो जिसके कारण ह्यूमन बींग्स के अंदर सिलिएक डिजीज होती है, और तो ये जितने मोटे अनाज हैं ये हमारे ग्लूटन फ्री हैं, और एक तरह से ये सिलिएक डिजीज के केस में जो है हमारा जो है ह्यूमन बींग के अंदर वो डिजीज को नहीं होने देते। सेकेंड, इसमें जो है सबसे अच्छी बात, और फाइबर्स रिच होते हैं, रेशे वाली फसलें हैं सारी। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक हमारे आज का डाटा देखें तो हर 4 में से जो है एक आम आदमी जो है डायबिटिक डिजीज से ग्रस्त है। तो उनके लिए भी ये अहम है। आजकल हर गली, हर मोहल्ले, हर शहरों में, हर गाँव में डायबिटीज दवाई जो लोग बना करके देते हैं, लेकिन उनको किसी को ये नहीं जानकारी रहती भाई किस तरह का डाटा है, किस तरह का इसमें क्या चीज़ एक आम जनता को खिलानी चाहिए। किसानों के लिए भी इसलिए जरूरी है कि एक तो शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स हैं सारी, और मतलब नो इरिगेशन, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक जो क्लाइमेट हमारा जो है ऐसी जगह जहाँ पे बरसात कम होती है या रेनफील्ड एरिया नहीं है, तो उसमें भी हम इसको ज्यादा अधिक मात्रा में जो है ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ हमारे एक दर्शक जो है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बद्री प्रसाद जी बुंदेलखंड से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में पहले शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल। तो बद्री प्रसाद जी से जो हमारा संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। में जहां आज हम बात कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है मोटे अनाज की खेती के बारे में। आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। कई कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम बात करें रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में, तो फसलों की बुआई करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मिट्टी का परीक्षण करवाना, तो वो किस तरीके से जो है हमारे किसान करवाएं और कब करवा सकते हैं, इसके बारे में क्या आप जानकारी देंगे? हाँ देखिए, मृदा परीक्षण कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पोषक तत्व प्रबंधन मृदा परीक्षण के आधार पर ही हम बताते हैं। तो जैसे उनका खेत खाली होता है, अपने खेत में से कम 5-6 जगह से जो नमूने ले लें, और नमूने लेने के लिए ज़रूरी होता है कि वो ऊपर जो यदि अवशेष बचे हैं उनको अलग कर दें और करीब जो है वी शेप का गड्ढा बनाएं। उसको खुरपी से भी बना सकते हैं। तो वी शेप का गड्ढा बना के 0 से और 20 सेंटीमीटर की गहराई तक कम से कम 5 से 6 जगह नमूने लें, उसको इकट्ठा कर लें और उसको जो है फिर छाया में सुखाएं और फिर उसको जो है बार्टन की मतलब उसको 4 भागों में डिवाइड कर लें। एक भाग को रख लें, 3 भाग को डिस्कार्ड कर दें। इस तरीके से करने के बाद में जब मिट्टी करीब हमारी आधा किलो रह जाए तो उस पर जो है आप पॉलीथीन में डाल के और अपना नाम लिखें, कचरा नंबर लिखें, खेत नंबर लिखें और फिर उसको जो हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, वहाँ पर दे सकते हैं और अपना मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। उसमें यह पता चल जाएगा आपका पीएच मान कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है और इसके साथ साथ एनपीके अवेलेबल कितने हैं और उसके साथ साथ सल्फर की कमी है, जिंक की कमी है, ये सारे इन चीज़ों का पता चल जाएगा और उसी के अनुसार जो है फिर पोषक तत्वों का प्रबंधन हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। विशेषकर जो है जो हमारी दाल वाली फसलें हैं, चना मटर मसूर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसमें जो है फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है कि दाल वाली फसलों के लिए एनर्जी की सप्लाई के रूप में यूज होता है जी। और इसके साथ साथ सल्फर की भी बहुत से क्षेत्रों में कमी हो रही है। तो ये पता चल जाएगा फास्फोरस और सल्फर कितना है। नाइट्रोजन की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्टार्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है जी। 15 से 20 किलोग्राम या 25 किलोग्राम, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फास्फोरस और सल्फर और जिंक का पता चल जाएगा क्योंकि ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है और उनका सही पता होना ज़रूरी होता है दाल वाली फसलों की बुआई के लिए। इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि मोटा अनाज जो है जून और जुलाई में बोया जाता है और अगर हमारा खेत जो है धान काटने के बाद खाली हो रहा तो हमें कौन सा मोटा अनाज बोना चाहिए और मोटे अनाज का खेती करना हम कैसे करें? कोई हमारी ऊंची हाइट वाली उसमें मोटा अनाज हो, कोई बाकी हाइट वाली हो जाए और कोई उतली जड़ वाली हो, कोई गहरी जड़ वाली हो, जिससे हमको अच्छा लाभ मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर भूपेंद्र, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए है मोटे अनाज की खेती से संबंधित कि मोटे अनाज की खेती जो है वो किस प्रकार से जो है वो की जा सकती है। हमारे दर्शक जो है वो ये जानना चाहते हैं। जी, पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने क्वेश्चन किया ये, और मैं इनको बता दूं पहले कि मैंने आप शुरू में भी बताया था कि अधिकतर जो मोटे अनाज है उनकी खेती खरीफ सीजन में ही बोई जाती है, बुआई की जाती है और जो खरीफ सीजन है हमारा वो जून जुलाई का है।
तो उसमें चाहे हमारा बाजरा हो, चाहे हमारी ज्वार हो, चाहे हमारा रागी हो, चाहे कोदो हो, जो अधिकतर जो रबी क्रॉप्स हैं वो बहुत कम है मोटे अनाज में। तो उसमें जिन क्षेत्रों में पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है, सिंचाई के साधन नहीं होते, वहां पे अभी भी चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे हमारा राजस्थान का एरिया हो, वहीं पे अधिकतर जो है ये फसलें उगाई जाती हैं। और इनका जो है शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स होती हैं, जो जब हम इनको अनाज के रूप में उगाएंगे तो इनसे किसान जो है उन क्षेत्रों में, खासकर जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है या पानी की कमी है, वहां पे इनकी खेती कर सकते हैं। और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार इनको जो है मिनी किट के रूप में बीज भी वितरण करा रही है। और इसकी टेक्निकल नोहाउ के लिए जो हमारी तकनीकी जानकारी है वो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए एक प्रश्न भेजा है। इनका नाम है प्रथम सिंह तोमर जी। इन्होंने हमें प्रश्न भेजा है भरतपुर राजस्थान से। और डॉक्टर शिवे, ये सवाल आपके लिए। वो कहते हैं कि मटर की सिंचाई कितने दिन के बाद जो है वो करनी चाहिए? हाँ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मटर के लिए ज़रूरी है कि हम अधिक पानी ना दें, और पहला पानी जो है हम जैसे हमारे फूल बनने की अवस्था होती है उससे पहली जो अवस्था होती है उस पर दें, और दूसरा पानी जो है हम जब हमारी फलियां बननी शुरू हो जाती हैं तब देना चाहिए। तो पुष्पावस्था होती है उस समय नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्होंने राजस्थान से प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि ये प्रिसाइज इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का, तो बहुत अच्छा रहता है कोई भी दाल वाली फसलों के लिए, बशर्ते कि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। क्योंकि फ्लड इरिगेशन करने से जो हमारी जो दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में पानी बैठ जाता है, और उनकी ग्रंथियां जो हैं, ग्रंथियों में जो हमारी एक्टिविटी होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दाल वाली फसलों के लिए ज़रूरी होता है कि जड़ों के अंदर वायु का आदान प्रदान अच्छे ढंग से होना चाहिए, ताकि हमारी ग्रंथियाँ जो हैं अच्छे ढंग से बने और वातावरण से नाइट्रोजन का एकत्रीकरण जो है अच्छा हो। तो इस तरीके से पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि फ्लड इरिगेशन को अवॉइड करें। और हो सके, बहुत से रेज बेड पे भी लगाते हैं, तो रेज बेड पर लगाते हैं तो अच्छी बात है, फिर फूड के अंदर पानी दे सकते हैं, तो दोनों साइड से फिर पानी उनके पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि प्रिसाइज एप्लीकेशन इरिगेशन कर रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। नीलेश जी इस वक्त हमारे साथ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो मैम। नीलेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। दीपावली की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी। सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आते हैं मैम। हमारे यहाँ चने एवं मसूर की विशेष तौर पे खेती की जाती है, लेकिन इसमें कुछ वर्षों से देखा गया है कि ये समस्या आ रही कि इसमें फंगस लगता है मैम। तो क्या ये फंगीसाइड डालने से खत्म हो सकता है? उपचारित करके बोनी करते हैं मैम, पानी ठीक समय पे देते हैं, और ये ना लगे इसके लिए कोई विशेष सुझाव? हाँ, इन्होंने देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। विल्ट की समस्या आ जाती है और फंगस के द्वारा ही जो है विल्ट जो है फैलता है। तो एक तो ये है कि हम फसल चक्र को जरूर अपनाएं। जैसे लगातार हम चना बो रहे हैं तो लगातार चना नहीं बोना चाहिए, उसमें हम क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें। चने की जगह जो है हम गेहूं लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, या हम सरसों लगा सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी ये, और दूसरी बात ये है कि ग्रीष्म के समय में गहरी जुताई भी करनी चाहिए, ताकि जो है फंगस जो मिट्टी के अंदर रहती है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरी बात ये है कि जब हम बिजाई करते हैं, बिजाई करने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और बीज का उपचार इस तरीके से करना चाहिए, FIR जिसको हम कहते हैं, पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, और फिर राइजोबियम का टीका लगा के। तो इस तरीके से करेंगे तो इनके यहाँ विल्ट की जो समस्या आती है फंगस के द्वारा, जो पौधे सूख जाते हैं, तो वो बीमारी नहीं आएगी। और इसका सबसे बढ़िया उपचार जो मैंने बताया क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र को अपनाना है, फेर फेर करके फसलों को बोना है। और जब हमारी गर्मी पड़ती है उस समय जो गहरी जुताई करनी है, ताकि जो है हमारे जीवाणु जो हैं फंगस के वो ख़त्म हो जाएं। और जो बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए। और बीज को उपचार करने के लिए जैसे हमारा थीरम है या कार्बनडाजिम है, 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बनडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बोएंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी।
और इसके साथ साथ जो है हम बहुत सारे वो दूसरे जीवाणु भी आते हैं, उनको भी जो है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है विशेषकर मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करके आप बीज को बो सकते हैं, तब भी आपकी जो फंगस कम आएगी। ट्राइकोडर्मा जो है 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बोएंगे तो अच्छा रहेगा। जीवाणु खाद का टीका भी लगाएं आप, राइजोबियम का भी टीका लगाना चाहिए, तो इस तरीके से जो है बीमारी आने के चांस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ हमारे अगले कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर है, नितिन जी मध्य प्रदेश से, आइए उनका सवाल लें। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार नितिन जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम हम चना और मसूर के साथ सरसों की मिश्रण खेती करना चाहते हैं, तो कैसे कुछ हैं? बिल्कुल, चना मतलब और मसूर के साथ सरसों की खेती करना चाहते हैं, क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि चना के साथ मसूर के साथ जो है सरसों की खेती की जा सकती है और बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो जो ज़्यादा बढ़वार वाली फसल है और एक जो कम बढ़वार वाली फसल है, और इनका यदि हम सहफसली खेती करते हैं तो हमको मुनाफा अच्छा मिलता है और हमारी जो है प्रति यूनिट के हिसाब से उत्पादन भी अधिक होता है। लेकिन इस भी चीज़ का ध्यान रखना है, सरसों की एक लाइन के बाद में 3 लाइन जो है चने या मसूर की होनी चाहिए, और इस तरीके से सहफसली खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी जो है आपको उसी समय देना जिस समय पानी की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है सहफसली खेती में, ये 2-3 बातों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सरसों की एक लाइन, चने की या मसूर की 3 लाइनों की लगानी चाहिए तो बहुत अच्छा पैदावार आपको मिलेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कुछ और प्रश्नों को करेंगे शामिल, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है मोटे अनाज की खेती की। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 8800520717 और इसके साथ ही ईमेल के जरिए जो कि है hellokisan2015@gmail.com, इसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर नीरज जी हमारे साथ पटना बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम हम पटना बिहार से बोल रहे हैं जी। अब मोटे अनाज के पास हम कहाँ अपना सवाल एक बार नीरज जी फिर से दोहराएं, मोटे अनाज से संबंधित क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मोटा अनाज का बीज हम लोग कहाँ से लेंगे? जो बिहार में बोले थे कोदो और ज्वार के बारे में, ठीक है, तो उसका बीज हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? क्योंकि हम लोग कभी खेती किए नहीं है मोटा अनाज के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र, ये सवाल आपके लिए है कि मोटे अनाज में जो है ज्वार की खेती करना चाहते हैं तो पटना बिहार से बात कर रहे हैं, कहाँ से अच्छा बीज जो है वो प्राप्त हो सकता है? इसके साथ ही एक सवाल मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी, मोटे अनाज की खेती करते टाइम क्या हमें पहले मिट्टी का परीक्षण करवाने की आवश्यकता रहती है? इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्योंकि की कमी सभी जगह की मिट्टियां हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो या राजस्थान हो या इरिगेटेड लैंड हो, सभी जगह
मिट्टी की जांच किए बगैर कोई भी फसल ना लें। 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं। दूसरी चीज ये है कि जो मोटे अनाज जो मुख्यतः हैं जो खरीफ के हैं उनके बीज के लिए इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का जो है हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक जो बाजरे की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग चारे के पर्पज से बात करेंगे तो IGFRI झांसी है, और अगर मोटे अनाज के वैरायटी की बात करते हैं सारी, तो वो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स जो है वो हैदराबाद से हम लोग बीज मंगा सकते हैं। अभी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को भी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स जो है हैदराबाद से ही सबको मिनी किट के रूप में या जितना बीज चाहिए था उन्होंने दिया है, और उनके माध्यम से ही हमने किसानों के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कराए हैं। और अभी कुछ क्षेत्रों में जिनके यहाँ अभी खरीफ सीजन अभी खत्म हुआ है अभी पीछे, तो वहाँ से भी हम किसानों के माध्यम से भी कुछ जगह बीज दिलवा रहे हैं, जहाँ पे इसकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाइज जो है बीज पैदा किया गया है। तो ये जो शुरुआत में कहीं से भी बीज लेना है तो वो केवल ऑथेंटिक स्रोत से ही लेना है, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल। और क्या बीज बुवाई से पहले बीज को संशोधित करना भी आवश्यक रहता है? जी बिल्कुल। मैं सुन रहा था मैडम, आपने जो अभी हमारे जो पल्स विशेषज्ञ जो दाल के विशेषज्ञ बैठे हैं जी, देखिए किसी भी उसके लिए बीज को शोधित करना बहुत जरूरी है। आज मिट्टी में फंगस है और वातावरण में भी फंगस है और बीज में भी फंगस आ रही है, तो हमें केवल बीज को शोधित नहीं, मिट्टी को भी शोधित करना है, मिट्टी की जांच भी करानी है, उसको शोधित भी करना है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो ट्राइकोडर्मा हमारा है उससे भी हम कर सकते हैं, वो इजिली अवेलेबल है अगर कहीं आसपास। और अदरवाइज तो जो कार्बन डाइजिम है या थीरम है जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उसकी एक जनरल डोज होती है कि भाई 2 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से हम शोधित कर सकते हैं उससे। और ट्राइकोडर्मा से हम लोग 3 ग्राम से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर किलो बीज के हिसाब से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर शिवे, आप इसमें कोई जानकारी जोड़ना मैं कुछ ये कहना चाह रहा, नीरज जी पटना से बोल रहे थे, इनका सवाल जो था ज्वार और कोदों के बारे में था। तो ज्वार और कोदो की बहुत अच्छी जो है अनुसंधान इनके यहाँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर में हो रहा है, तो वहाँ से भी ये संपर्क कर सकते हैं अच्छा बीज लेने के लिए। तो मैं क्योंकि ये पटना से बोल रहे हैं तो सबसे अच्छा जो इनको उपलब्ध हो सकता है बीज वो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर से हो सकता है। वहाँ से यदि संपर्क करेंगे तो वहाँ से भी इनको कुछ जो अनुमोदित किस्में हैं बिहार के लिए वहाँ से बीज उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो नीरज जी, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने जो है वो यहाँ पर आपको अपनी अपनी राय दे दी है और हम उम्मीद करेंगे आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर शिवे, आपके लिए एक प्रश्न और है। अवधेश सिंह जी हमें मैनपुरी यूपी से लिखते हैं और कहते हैं कि चने की खेती में फली की समस्या है, या तो फली आती नहीं है या फिर कम आती है, क्या करना चाहिए इसमें? हाँ देखिए, फली का ना बनना या फली का कम बनना ये भी पोषक तत्व के ऊपर निर्भर करता है। विशेषकर जैसे फ्लावर के लिए जो फूल बनता है उसके लिए जो बोरोन तत्व की ज़रूरत होती है, तो यदि मिट्टी के अंदर बोरोन तत्व की कमी है तो फ्लावर या तो बनेगा नहीं, बनेगा तो गिर जाएगा, और फिर जो है अल्टीमेटली हमारी पोड जो है हमारी कम बनती है। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी होता है कि मृदा परीक्षण कराएं। आप ये जान लें कि अपनी मिट्टी के अंदर बोरोन की तो कमी नहीं है। यदि बोरोन की कमी है तो बुआई के समय जो है आप बोरेक्स डाल सकते हैं, या उस समय न डाल पाएँ तो उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं जिस समय हमारा फूल बनता है, क्योंकि बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है फ्लावरिंग के लिए। और फ्लावरिंग में जो हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व बनते हैं वो उनका ट्रांसलोकेशन पत्तियों से और हमारा ग्रेन फिलिंग में जो होता है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ का संभावना ज़्यादा लग रही है मेरे को, यदि यहाँ इनके यहाँ फ्लावर कम बनते हैं और पोड फिर कम बनती हैं, कि बोरोन की कमी हो सकती है। लेकिन वो मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें आप, क्योंकि बोरोन की जो है डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी में बहुत अंतर कम है। तो इस चीज़ को जो सुनिश्चित कर लें तभी जो है इसका इस्तेमाल करें। और आपके यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी भी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट हो या सॉइल साइंटिस्ट हो, कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी हो सकती है जिसके कारण हमारी फलियां कम बन रही हैं और उसमें दाने कम भर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से यही सलाह दे सकता हूँ कि उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी होने के चांस ज़्यादा हैं इनकी मिट्टी में। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, हरियाणा से। आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है। हेलो हेलो हेलो
नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये भी चना की बिजाई करी थी। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। वो चना की बिजाई की थी, एक कनाल के अंदर थी। चने की बिजाई की थी एक कनाल के अंदर है, ठीक है। वो भी मान ले बुंटा मुल्ट गया थी, ना भी सूखा ना रहा, कोई इलाज बताओ थी। सूख गया है चना आते आते, मुड़ गया है ना सूखा थी। ठीक है। क्या हो गया? चने की इन्होंने बिजाई की थी और जब उसकी फसल जब आने लगी तो वो सूखना शुरू हो गया। हाँ, देखिए इसमें ज़्यादा संभावना ये जो लग रही है सूखना शुरू हो गया है, तो इसमें फंगस का अटैक हुआ है और इन्होंने शायद बीज का संशोधन करके, बीज का उपचार करके उसको चने को नहीं बोया है। तो फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चने की बिजाई से पहले जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल करके उसको बीज को उपचार करके बोना चाहिए। उसमें तीरम जो है 2 ग्राम और कार्बनडाजिम जो 1 ग्राम, इन दोनों 3 ग्राम मात्रा हो जाती है। इन दोनों को मिला के प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बोना चाहिए। साथ साथ जो है हमको ये उपलब्ध ना हो तो हम, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि और दूसरे साधन भी हमारे पास उपलब्ध हैं। विशेषकर जो है ट्राइकोडर्मा, एक जो हमारा जीवाणु खाद ही है एक तरीके से, तो इससे उपचार करके बोएंगे तो इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। और हो सकता है बहुत ज़्यादा नमी होने पे जब ये इस तरीके की सिचुएशन होती है तो ज़्यादा देखा जाता है कि जो चने का जमाव होता है तो सूखना शुरू हो जाता है। तो आगे यदि आप चने की बिजाई करें तो बीज को उपचार करके ही बोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की संभावना नहीं होगी आपकी अच्छी पैदावार लेने के लिए। बिल्कुल। इसी के साथ आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का। डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जब हम मोटे अनाज की खेती करते हैं तो मुख्यतः कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको विशेषकर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम मोटे अनाज की खेती करना शुरू करना चाह रहे हो, और खासकर हमारे उन किसानों के लिए बताएं जिन्होंने आज तक कभी मोटे अनाज की खेती की नहीं है और वे इसका मन बना रहे हैं। जी मैडम, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखिए ये मोटे अनाज की खेती कुछ क्षेत्र में जो हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहीं है या जहाँ पे जो बरसात नहीं होती है या कम होती है वो तो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी एरियाज के लिए तो वहाँ पे एक तो ये है कि इनकी बहुत हद तक जागरूकता नहीं है अभी। तो जो सबसे पहले तो अभी इतना आसान भी नहीं है ये खेती में बदलाव लाने के लिए, मोटे अनाज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक हमें जागरूकता कार्यक्रम के तहत इसकी अभी हमें जो है बहुत किसानों को जो है इसकी जानकारी देने की आवश्यकता है। और जहाँ पे वो शुरू करने जा रहे हैं या उसके पहले जो है, जैसे आपने अभी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जैसे सामान्य फसल के लिए हम लोग मिट्टी जांच कराते हैं, बीज उपचार करते हैं, उसी तरह से इनका बीज उपचार करना बहुत बेहद आवश्यक है। और उस समय केवल ये ध्यान रखना है कि ये इनको बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे हम वो गन्ने में सिंचाई करते हैं या दूसरी फसलों में सिंचाई करते हैं तो पानी की को बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं देनी है, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी कीट का इन्फेक्शन भी इनमें होता है। लेकिन जितना हमारा जो है इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे हमारा सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी की इसको देने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर बीमारी का स्रोत जो है पानी बनेगा। दूसरा, वहाँ जो हमारा इसका समय है खरीफ का जून जुलाई, ऐसा नहीं, जून जुलाई और कुछ फसलें अगस्त तक भी जाती हैं एक आध। बाकी जो हमारी जो रबी की फसलें हैं, चाहे बारले हो, एमेरंथ हो, चौलाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो दोनों फसलें बहुत अच्छी होती हैं पहले से ही। चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे हमारा वेस्टर्न यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक जो है जो पहले से उगाया जाता है, चाहे चारे के लिए चाहे अनाज के लिए। और जो बाकी मोटे अनाज है उनमें बहुत हद तक जो है ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी या किसान को ऐसी कोई बीमारी का सामना नहीं करना है कि उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़े, बहुत ज़्यादा स्प्रे की जरूरत पड़े। केवल जो नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। समय से बुआई करनी है, समय से उसकी बिजाई करके समय से उसको जो है सारी चीज़ें जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, वो ध्यान रखना है। बाकी उसमें अलग से कुछ और ज़्यादा इनपुट हमें देने की आवश्यकता नहीं है। खाद भी बहुत कम लगेगा, उर्वरक भी बहुत कम लगेगा। मैं जब क्रॉप वाइज बात करूंगा तो उसमें बहुत मतलब
इन फसलों में बहुत ही कम मात्रा में खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान का इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट पे पैसा नहीं खर्च होना है, केमिकल पे पैसा खर्च नहीं होना है। तो इसको केवल एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम लागत पे हम किसान जो है इसकी खेती कर सकता है, और आने वाले समय में या वर्तमान समय जो चल रहा है जिस तरह को देख करके, तो उसमें किसान इससे अधिकतम आमदनी जो है प्राप्त कर सकता है। और इसके ऐसा नहीं कि एक पार्ट होता है हमारा उत्पादन करना, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, यानी जब हम लोग इसके उत्पाद बना करके बेचें तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो उसमें अभी आपको देखने सब जगह जो है जितने भी सरकारी कार्यालय है या इंस्टीट्यूट्स हैं, अधिकतर जो मील्स का जो बजट आता है उसमें ये भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कर दिया है कि भाई अधिकतर जो है मील्स में इसको समावेश करें इसका, और उसमें चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे ब्रेकफास्ट है, वो इसलिए कि उनको जानकारी जागरूकता के माध्यम से मिले, और किसानों को भी इसका जो है हमें मील्स देना है, ट्रेनिंग में देना है या मेले में देना है, उसको भी ध्यान रखते हुए इन फसलों का जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको हम जो है उनको जो है जागरूक करें, उसके माध्यम से भी उनको दें भी और बताएं कि भाई देखिए ये फसलें जो है कितनी महत्वपूर्ण है। मैं इसमें जो है एक ये भी जोड़ना चाहूँगा कि खासकर जो हमारी महिला कृषक हैं या जो गरीब फैमिलीज हैं उनके लिए, जैसे उनमें आयरन, फॉलिक एसिड, ये बहुत ऐसे मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हो रही है जमीनों में भी और हमारी जो जानवरों में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। तो मैं आपको बता दूं इसमें मोटे अनाज में ये चीजें प्रचुर मात्रा में हैं। बाकी चीजें जो मैंने पहले डिस्कस की, चाहे वो जितने भी पोषक तत्व हैं वो तो ही हैं, मैं स्पेशली फॉलिक एसिड और आयरन की बात कर रहा हूँ। इससे ये महिलाओं के लिए तो बिल्कुल रामबाण है, और इससे अच्छा जो है सुपर फूड महिलाओं के लिए नहीं हो सकता या बच्चों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में, और साथ ही बात हो रही है मोटे अनाज की खेती की। इसके साथ ही एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, कन्हैया लाल जी। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो कन्हैया लाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल रही है कन्हैया लाल जी। उनसे संपर्क जो है वो यहाँ पर टूट गया है हमारा। व्हाट्सएप के जरिए हमें एक प्रश्न आया है अनूप सिंह यादव जी का, अंतपुर औंचा उत्तर प्रदेश से, और वो ये लिखते हैं कि ज्वार की खेती में पत्ती में छेद हो गए हैं, अनाज की बाली अच्छी नहीं आ रही है, पैदावार भी ना के बराबर है, उपाय बताएं। डॉक्टर भूपेंद्र क्या बताएंगे? जी मैम जी, सवाल आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। अनूप सिंह जी ने हमें प्रश्न भेजा है अनपुर औंचा उत्तर प्रदेश से, और वो ये कहते हैं कि ज्वार की खेती में पत्ती के अंदर जो है, ज्वार की पत्ती में जो है वो छेद हो गए हैं, इसके साथ ही बाली भी जो है वो अच्छी नहीं आई है, पैदावार भी ना के बराबर है, उपाय बताएं। इसमें मैं किसान भाई बताना चाहता हूँ पहले तो उनको, किसानों को, कि अगर इसमें बाली अच्छी नहीं आई है तो ये बीज में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर केवल पत्ती में छेद हो रहे हैं तो कोई इसमें जो है लीफ फोल्डर टाइप या कोई भी सकिंग पेस्ट इसमें लगा है जो उसको पत्तियों खा रहा है,
और अगर ये चारे के लिए हमने फसल ली है तो मैं सलाह दूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हम यूज़ नहीं करते उस समय। लेकिन अगर फसल कमज़ोर हो रही है, मर रही है, तब तो विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार जो है इसमें रसायन का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन मैं एक बता दूं, आजकल जो है जैसे मैं इसमें ये भी सलाह देना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत भी हम लोग इसमें जो है किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जितने भी हमारी चारे वाली या अनाज वाली फसलें हैं उनमें हम लोग जो है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 10 एक जो गाय के गोबर से और मूत्र से या उसमें कुछ सब्सटेंसेस मिला करके हम लोग जो है बनाते हैं, उसका स्प्रे करने से ऐसा होता है कि गाय को भी नुकसान नहीं या किसी पशु को भी नुकसान नहीं होगा उसको खिलाने से चारे को। और अगर अनाज के लिए कर रहे हैं तो भाई रसायन पे जाना है तो रसायन तो बहुत सारे हैं, चाहे लीफ फोल्डर हो, चाहे सकिंग पेस्ट कोई और हो, तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे रसायन अवेलेबल हैं। उसमें अगर वो कितने, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्रॉप कितने दिनों की है, क्योंकि शुरुआत के जो हमारे बुआई से लेकर के और उसका जब जमाव होता है ज्वार का, अगर फर्स्ट 1 से 1.5 महीने की क्रॉप है तो हम उस पर स्प्रे नहीं करते, क्योंकि उसमें सीएनएन की मात्रा जो है ज़्यादा होने के कारण से अगर हम उसमें केमिकल स्प्रे करेंगे तो उसमें जो है पशु को जो है उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उस स्टेज पर नहीं करेंगे। बाकी अगर स्टेज लेटर ऑन है तो उसके लिए हम कोई भी रसायन जो चारे के लिए उपलब्ध है वो विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार हम करा सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर निजामुद्दीन जी बूंदी राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ जी। निजामुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? गेहूं में कीचे जाते हैं, काले नाचे हो जाते हैं। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। गेहूं की फसल करते हैं हम मैडम, जो पीछे जाते हैं, काले नाचे हो जाते हैं, जब पक जाते हैं तो उससे पहले उपचार करना पड़ता है, तो किस चीज से उपचार करते हैं? जौ की, गेहूं की फसल को जौ की बिजाई करेंगे ना मैडम। ठीक है, तो बीजों को कैसे उपचारित करें ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जौ में बीजों को कैसे जो है वो उपचारित करें? जौ को और गेहूं को दोनों को पूछा जी। गेहूं का पहले आप बता दीजिए। हाँ, गेहूं और जौ के लिए बीज उपचार करना जरूरी हो जाता है। आप थीरम से कर सकते हैं, कार्बनडाजिम से कर सकते हैं। 2 ग्राम दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बोएंगे तो अच्छा रहेगा, और इसमें किसी तरीके का जो बीज जनित बीमारी है या मिट्टी जनित बीमारी है वो नहीं आएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र, आप क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने गेहूं और जौ के लिए पूछा है, तो देखिए अभी ये वर्तमान समय जो है गेहूं की बिजाई का चला हुआ है और इसमें हम लोग जो है बहुत अलर्ट हैं सभी, और कृषि विज्ञान केंद्रों पर सभी तरह की जो है एडवाइजरी जारी की जाती है। तो उसके तहत मैं बताना चाहूँगा जो हमारी समयकालीन प्रजातियाँ हैं वो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक बुआई की जा रही है, और जो विलम्ब से बुआई करने वाली है वो फिर 25 नवंबर के बाद 25 दिसंबर तक बुआई की जाएगी। तो उसमें अगर आपने बीज कहीं से अच्छे स्रोत से लिया है तो उसके साथ उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार के लिए एक पाउच देते हैं उसी में कार्बनडाजिम का। जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि 2 ग्राम पर किलो सीड के हिसाब से उसको हम उपचारित करेंगे। और कोई भी, खासकर जैसे SD 2967 जैसी वैरायटी है, तो बिना उपचार किए हुए ना बुआई करें, ना बिजाई करें। और मैं तो ये कहता हूँ इन जनरल, और कोई भी फसल आप बो रहे हैं उसके बीज को बिना उपचार करे नहीं बुआई करनी चाहिए, क्योंकि बीज और मिट्टी दोनों का ही रोल होता है कि जो भी फसल में डिजीज आती है, चाहे वो मिट्टी जनित से हो चाहे बीज जनित हो, तो उसके लिए हमें बीज उपचार करना बेहद जरूरी है। और गेहूं की जो वैरायटी अच्छी है इस समय जी, मैं ये भी बता दूं साथ साथ, जैसे बिल्कुल डॉक्टर भूपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो है वो मोटे अनाज की खेती से संबंधित दी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल। और आइए हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेश जी उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। धर्मेश जी, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए जल्दी से, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मुझे वो मटर की बोनी करनी है तो उसके लिए पूछना था, अभी हो सकती है? अगर हो सकती है जी, डॉक्टर शिव क्या बताएंगे? हाँ, मटर की बिजाई अभी हो सकती है, क्योंकि मटर की ऐसी फसल है कि उसको हम 15 सितंबर के बाद बोना शुरू करते हैं फली के लिए, और फिर बाद में जो है दाने के लिए भी। तो वैसे तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम समय दाने के लिए 15 अक्टूबर से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन अभी भी आप बिजाई कर सकते हैं। अच्छी पैदावार करने के लिए, अच्छी लेने के लिए ये ज़रूरी है कि बीज का शोधन करके ही बीज की बिजाई करें।
और अच्छी प्रमाणित संस्था से जो बीज को प्राप्त करें और बीज को जो लाइनों में लगाएं और लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। इस तरीके से बिजाई करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर शिवे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, आज हमने आपको जानकारी दी है रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में और साथ ही बात हुई मोटे अनाज की खेती की। अब आइए आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। यानी कि हमारा जो अगला हमारा कार्यक्रम होगा उसका विषय रहने वाला है पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी एवं अन्य फलों की खेती। और इसके साथ ही हम अपने अगले विषय में बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में और आपको जानकारी देंगे पराली प्रबंधन पर भी। अपने अगले विषय में जो है आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, जब हमारा अगला कार्यक्रम आएगा तो अगले विषय में हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी और अन्य फलों की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी पराली प्रबंधन की। इसके साथ ही अगर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप अपने प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी जो है वो आप नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप हमें किसान कॉल सेंटर के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर भी आप इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।